ज़बरदस्त मारकाट, सांप्रदायिक तनाव, खून खराबा और अराजकता के बाद आखिरकार बांग्लादेश में चुनाव संपन्न हुआ और उससे भी बड़ी बात, पूर्ण बहुमत पाने वाले तारिक साहब ने शपथ भी ले ली। लोकतंत्र ने कठिन रास्ते के बाद शायद अपनी मंजिल पा ली है। लेकिन इसी धरती पर एक और चुनाव हुआ था 1970 में, जो कारण बना था बांग्लादेश बनने का। सत्ता संघर्ष और रणनीति की यह पूरी रोचक कहानी आज आपके साथ साझा करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आर सिंह बिसेन और आप देख रहे हैं न्यूज़ पर व्यूज़ विद बिसेन। आज हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश बनने की। ज़बरदस्त नरसंहार, अराजकता और सत्ता संघर्ष के बाद एक नया देश दुनिया के नक्शे पर उभरा था बांग्लादेश। लेकिन यह कहानी अचानक नहीं शुरू हुई थी। इसकी जड़ें तो 1947 में भारत विभाजन के साथ ही साफ साफ दिखने लगी थी। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो राजनीति में सिर्फ 2 धुरियां नहीं बनी थी, बल्कि 3 धुरियां बनी थी। भारत के अलावा पश्चिम पाकिस्तान यानी आज का पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच 1600 किलोमीटर की दूरी और बीच में भारत। दोनों पाकिस्तान की भाषा अलग, संस्कृति अलग, सोच भी अलग और देश एक। आखिर कब तक? हर किसी में भावना, राष्ट्र भावना भारत की जैसी नहीं होती है। शुरुआत से ही पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान के बीच राजनीतिक कलह और उनके बीच जो दरारें थी वो साफ साफ दिखने लगी थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में ही उर्दू को राष्ट्रभाषा घोषित किया, तो बंगाली भाषी बहुसंख्यक वाले ईस्टर्न पाकिस्तान में असंतोष भड़क उठा। उन्हें लगा संख्या में अधिक होने के बावजूद उन्हें राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से दबाया जा रहा है। यह मनमुटाव समय के साथ और भी गहरा होता गया और 1966 में पूर्वी यानी ईस्टर्न पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने स्वायत्तता, अलग मुद्रा और अपने संसाधन एवं रक्षा के मामले में पूर्ण नियंत्रण की मांग की। इसके लिए 6 पॉइंट मूवमेंट में चलाया, जिसे बंगाली राष्ट्रवाद के चार्टर के रूप में बड़ा व्यापक समर्थन मिला ईस्टर्न पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान के तत्कालीन तानाशाह सरकार फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने इसे पूरी तरह से नकार दिया। पाकिस्तान की सड़कों पर गुस्सा साफ साफ सड़कों पर उतर आया था। विरोध अब फुसफुसाहट नहीं रह गया था, ललकार बन चुका था। पूरे देश में हालात ऐसे हो गए थे कि सत्ता पर टिके रहना अयूब खान के लिए मुश्किल हो गया था और कुछ अन्य वजहों से पूर्वी पाकिस्तान के साथ साथ पश्चिम पाकिस्तान में भी अयूब खान के खिलाफ विद्रोह भड़क रहा था। लेकिन खुद को अजय समझने वाला फील्ड मार्शल अयूब खान जनता के सामने झुकने को तैयार नहीं था। लेकिन जब दबाव बढ़ा तो अपने स्वास्थ्य का बहाना बनाकर उसने घोषणा कराई 1969 में कि वह अस्वस्थ है और राष्ट्रहित में अपना पद छोड़ रहा है। जबकि सच यह था कि कुर्सी उसके हाथ से फिसल चुकी थी और जाते जाते भी उसने सत्ता जनता को नहीं सौंपी। सत्ता उसने दी जनरल याह्या खान को। यानी एक सैन्य शासक गया, दूसरा उसी सैन्य वर्दी में वापस आ गया। लोकतंत्र एक बार फिर दरवाजे पे ही शमशार खड़ी रह गई और सत्ता वर्दी की मुट्ठी में कैद बनी रही। जनरल याह्या खान ने पूरे पाकिस्तान में तुरंत मार्शल लॉ लागू कर दिया और तकरीबन 17-18 महीने बाद चुनाव की घोषणा हुई। वक्त आ गया दिसंबर 1970। पाकिस्तान में हुआ आम चुनाव। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 313 सीटें थीं, जिसमें से 169 सीटें ईस्टर्न पाकिस्तान यानी बांग्लादेश वाले क्षेत्र में और 144 वेस्टर्न पाकिस्तान में यानी जो आज का पाकिस्तान है उस वाले क्षेत्र में थी। पश्चिम पाकिस्तान में बहुत सारी पार्टियां थीं, 8-9 पार्टियां थीं, लेकिन मुख्य रूप से 2 पार्टियां थीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो आज नवाज शरीफ हैं उनकी पार्टी थी। शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग मुख्य रूप से पूर्वी पाकिस्तान में पॉपुलर थी। हालांकि ये सभी पार्टियां दोनों पाकिस्तान में चुनाव लड़ रही थी, पूर्वी में भी और पश्चिमी में भी। 10 दिसंबर 1970 को चुनाव परिणाम आया। शेख मुजीबुर रहमान वाली अवामी लीग को 167 सीटें मिली और ये पूरी की पूरी सीट उन्हें ईस्टर्न पाकिस्तान से मिली। ईस्टर्न पाकिस्तान में 169 सीट थी। सोचिए 169 में 167 सीट अकेले मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने जीती।
और 313 सीटों वाली नेशनल असेंबली में पूर्ण बहुमत था यह। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, जिसका नेतृत्व जुल्फिकार अली भुट्टो कर रहे थे और उनको मिली 81 सीट, 81 सीट्स। लोकतंत्र का नियम साफ था, बहुमत जिसके पास प्रधानमंत्री वही। लेकिन जिस सत्ता पर अभी तक हक, सिर्फ सत्ता पर नहीं, रिसोर्सेज पर अभी तक सारा हक पश्चिम पाकिस्तान का रहा, अब उसको लगा कि सत्ता पश्चिम पाकिस्तान के हाथ से निकलकर पूर्वी पाकिस्तान के हाथ में जा रही है। यह पश्चिम पाकिस्तान के नेताओं को और याह खान को भी पसंद नहीं आया। याह खान की भी पहली पसंद भुट्टो ही थे। पूर्ण बहुमत मिल जाने के बावजूद लगभग 3 महीना निकल गया, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं लेने दिया गया। 15 मार्च 1971 को तानाशाह याह खान ढाका पहुंचा, सत्ता हस्तांतरण को लेकर फाइनल बात करने के लिए। कमरों में अधिकारियों की मौजूदगी में चर्चा शुरू हुई, लेकिन जब बात आगे नहीं बढ़ी तो मुजीबुर रहमान ने कहा, क्यों ना हम अकेले बैठ के बात करते हैं। कहा जाता है कि तब याह खान ने 2 कुर्सियां बाथरूम में लगवाई और बाथरूम में 2.5 घंटे तक लगातार चर्चा हुई, लगातार बात होती रही। इतिहास के सबसे बड़े फैसले में से एक उसका साक्षी बन रहा था बाथरूम, लेकिन नतीजा शून्य बटा सन्नाटा। फिर मुजीबुर रहमान के कहने पर जुल्फिकार अली भुट्टो भी ढाका आते हैं। बातचीत तो हुई, लेकिन निर्णायक सफलता नहीं मिली। फिर तारीख आती है 23 मार्च 1971, लाहौर रेजुलेशन डे। इतिहास में 23 मार्च वही दिन था जब आज़ाद मुस्लिम राष्ट्र बनाए जाने की घोषणा 1940 में लाहौर में की गई थी। पूरे पाकिस्तान में इसे सेलिब्रेट किए जाने का याह खान का प्लान था, लेकिन इधर ढाका में तस्वीर बिल्कुल उलट। पाकिस्तान के सफ़ेद हरे झंडे के बजाय पूरे ढाका में हरे लाल रंग के झंडे हर घर की छतों पर दिखाई देने लगे थे। और ढाका टेलीविज़न ने भी पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान बजाने से इनकार कर दिया। और यह सब हो रहा था राष्ट्रपति और सैन्य प्रमुख याह खान की मौजूदगी में, वो भी ढाका में थे। यह सब देखकर याह खान तिलमिला उठा। 24 मार्च को ढाका से निकलकर इस्लामाबाद पहुंचा। वह समझ चुका था कि यह सिर्फ विरोध नहीं था, यह एक क्लियर कट राजनीतिक संदेश था ईस्टर्न पाकिस्तान का कि हम अलग हैं, वी आर नॉट टुगेदर। फिर 25 मार्च 1971 को शुरू होता है ऑपरेशन सर्चलाइट। याह खान का एक दमनकारी नेतृत्व वाला डिसीजन। नाम तो सर्चलाइट, लेकिन थी अंधेरे की शुरुआत। सादे वेश में बड़ी संख्या में वेस्टर्न पाकिस्तान के सैनिक ढाका एयरपोर्ट पर उतरते हैं। ऑपरेशन सर्चलाइट की शुरुआत होती है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य सिर्फ बल प्रयोग नहीं था, इसके 3 बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य थे। पहला, अवामी लीग के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार करना। दूसरा, पूर्वी पाकिस्तान में उठ रहे विद्रोह, जो राजनीतिक विद्रोह था, उसको कुचल देना। और तीसरा, बंगाली रेजिमेंट, स्थानीय सुरक्षा बलों, जो पुलिस, सिपाही, सेना के स्थानीय लोग थे, उनसे हथियारों को वापस लेना, यानी उन्हें निशस्त्र करना। पाकिस्तानी सेना ने ढाका पर धावा बोल दिया। ढाका की सड़कों पर टैंक उतारे गए। ढाका यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया। छात्र, बुद्धिजीवी, प्रोफेसर सभी को विद्रोही माना गया। सब निशाने पर थे। छात्रों को बिल्कुल नजदीक से जाकर गोलियां मारी गई थी। ढाका यूनिवर्सिटी खून से लाल हो गई। लोगों को अपने ही साथियों को दफनाने पर मजबूर किया गया। ढाका में तैनात अमेरिकी राजनयिक आर्थर ब्लड ने इसे सेलेक्टिव जेनोसाइड कहा था। उन्होंने वाशिंगटन को रिपोर्ट भी भेजी, लेकिन तत्कालीन अमेरिकी प्रशासन, नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हेनरी किसिंजर को यह लेटर बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे गैर जरूरी बताकर आर्थर ब्लड को पनिशमेंट के तौर पर बांग्लादेश से हटा दिया। 25 मार्च की रात पूरे पाकिस्तान में डर था, लेकिन डर से भी ज़्यादा गुस्सा था। शेख मुजीबुर रहमान को मारने का नहीं, बल्कि गिरफ्तार कर लेने का आदेश था, ताकि वे शहीद होकर विद्रोहियों के हीरो न बन जाए। उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया, यानी नेतृत्व अब जेल में था। लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसी राग से जन्म हुआ मुक्ति वाहिनी का। पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों का सैलाब अपनी जान बचाकर भारत की सीमा में प्रवेश कर रहा था। कहा जाता है कि कुछ ही हफ्तों में लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत आ गए थे। असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, हर जगह शिविर बनाए गए। चीनी, नमक, तेल, किरोसिन ऑयल
इसकी कमी चारों तरफ होने लगी थी। और इतना नहीं, कई जगह तो इन शरणार्थियों की स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं भी आने लगी थी। भारत खुद उस समय आर्थिक रूप से मजबूत देश तो था नहीं। अरे गरीबी हटाओ के नारे से चुनाव जीतकर इंदिरा गांधी को 1971 में आए हुए महज कुछ जुमा 15-20 दिन हुए थे। आप लोगों को याद होगा, जब वे पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तब उनके विरोधियों ने उन्हें गूंगी गुड़िया कहा था, एक ऐसी नेता जो सिर्फ नाम की थी। लेकिन जब 1971 में पूर्ण बहुमत के साथ वो सत्ता में वापस आई तो अब सवाल था, क्या यह सिर्फ बहुमत वाली प्रधानमंत्री होंगी या इतिहास बदलने वाली। तो अब पूर्वी पाकिस्तान से 1 करोड़ से ज़्यादा शरणार्थी भारत में प्रवेश कर चुके हैं। इधर आइए दिल्ली का सीन देखते हैं। दिल्ली प्रधानमंत्री निवास। इंदिरा गांधी ने सेना प्रमुख मानेक शॉ को बुलाया। सवाल सीधा था, क्या पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई करें? यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद मानेक शॉ ने बिना हिचक के कहा, जी नहीं, अभी नहीं। इंदिरा गांधी ने पूछा क्यों? मानेक शॉ ने 3 कारण बताए। पहला कारण मौसम। बरसात आने वाली थी। पूर्वी पाकिस्तान नदियों, दलदलों और कीचड़ों से भरा हुआ इलाका था। मानसून में सेना फंस सकती थी, टैंक चल नहीं पाएंगे, रसद अटक सकती है। दूसरा कारण जानकारी की कमी। ईस्ट पाकिस्तान की भौगोलिक संरचना, डेमोग्राफिक वितरण, सड़कें, पुल, नदियाँ, इन सब की ठोस जानकारी भारत के पास नहीं थी। भारत के पास जो जानकारी थी वो सब की सब आज़ादी से पहले यानी 1947 तक की थी। और तीसरा कारण जियोपॉलिटिकल दबाव। अगर भारत, मानेक शॉ ने कहा कि अगर भारत अभी हमला करता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे आक्रांता घोषित किया जा सकता है। अमेरिका, चीन और कुछ पश्चिमी ताकतें आकर पाकिस्तान के साथ खड़ी हो सकती हैं और तब बर्फ भी पिघली होगी, जिससे चीन बड़े आराम से हमारी तरफ आगे बढ़ सकता है, और दोनों क्षेत्र से, नेपाल की तरफ से भी और कश्मीर की तरफ से भी। मानेक शॉ ने कहा, मुझे समय दीजिए 15 नवंबर तक का। यहीं से गूंगी गुड़िया कही जाने वाली इंदिरा गांधी असली परिपक्व वाली नेता दिखाई दी। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, वक्त का यूज किया अपनी रणनीति बनाने में। एक तरफ शरणार्थी शिविरों में राहत कार्य चल रहा था, दूसरी तरफ गुप्त रूप से मुक्त वाहिनी को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। मुक्त वाहिनी में अब पूर्वी पाकिस्तान की जनता ही नहीं रही, बल्कि उसमें वहां से सेना से निकाले गए फौजी और कुछ रिटायर्ड फौजी, पुलिस की नौकरी छोड़कर आए हुए लोग जनता के साथ शामिल हो गए। भारतीय खुफिया एजेंसियों और सेना ने मिलकर पूर्वी पाकिस्तान की भूगोल को, टोपोग्राफी को अच्छे से समझने का काम किया। पुल, नदी, सड़क, एयरफील्ड, हर चीज़ की जानकारी जुटाई जाने लगी। मुक्त वाहिनी के साथ मिलकर भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान के स्थानीय लोगों के साथ अपना कनेक्शन बना रही थी, और यह थी विनिंग द हाफ बैटल बिफोर द बैटल वाली रणनीति। इंदिरा गांधी जानती थी यह युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि विश्व मंच पर भी लड़ा जाएगा। अगस्त 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन पर हस्ताक्षर किया। 25 वर्षों की यह संधि सिर्फ दोस्ती की नहीं बल्कि भारत के लिए सुरक्षा कवच था। अगर भारत पर हमला हुआ तो सोवियत संघ साथ देगा। दूसरी ओर भारत ने मुस्लिम देशों ईरान, इराक, यूएई, सऊदी अरब, मलेशिया, इनके सामने पाकिस्तानी सेना द्वारा अपने ही नागरिकों पर किए जा रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाया। लाखों लोगों के मारे जाने की खबर, 1 करोड़ से ज़्यादा भारत में शरणार्थी और लाखों औरतों के साथ रेप जैसी वारदात, इन सब की न्यूज़ तो समाचार में आ ही रही थी, हर जगह भी बातें फैल रही थी। और भारत कोशिश कर रहा था कि यह लड़ाई मानवाधिकार बनाम दमन के रूप में देखी जाए, न कि हिंदू बनाम मुस्लिम के रूप में। भारत ने अपने पड़ोसी देशों श्रीलंका, नेपाल, भूटान जैसे अन्य देशों के साथ भी उनको भी कॉन्फ्रेंस में लिया, उनको भी स्थिति से अवगत कराया। और अंत में नवंबर 1971 इंदिरा गांधी अमेरिका जाने का निर्णय लेती हैं। राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन और उनके राइट हैंड हेनरी किसिंजर। इस जोड़ी का भारत को लेकर विचार अच्छे नहीं थे और इंदिरा गांधी को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। उनका झुकाव स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की तरफ था। फिर भी इंदिरा गांधी गई। ये स्पष्ट था कि हमें कुछ होना नहीं था, वहाँ हमें कुछ मिलना नहीं था। फिर भी इंदिरा गांधी गई ताकि दुनिया को बता सके कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान अपने ही नागरिकों पर
जो अमानवीय कार्रवाई कर रहा है उसे देखकर नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने शरणार्थियों की संख्या, नरसंहार की रिपोर्ट, मानवीय संकट सब कुछ सामने रखा। अमेरिकी मीडिया को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया। In which you might attack Pakistan? Well, I hope not. India has always tried to be on the side of peace and negotiations and so on. But of course we can't endanger our security in any way. Do you frankly expect to see war with Pakistan soon? It does look to many people as if it's inevitable. I don't think one can really give an answer to a question of this kind. Because as I said, we are trying everything possible to prevent it. इंदिरा गांधी ने यह सुनिश्चित किया कि अगर युद्ध हो तो दुनिया यह न कर सके कि भारत ने अचानक हमला किया। और फिर नवंबर बीत गया, तैयारी भी पूरी थी। और इधर जब वो अमेरिका में मिलने गई थी निक्सन से, तो कहा जाता है जब वो मीटिंग रूम से बाहर निकल रही थी तो निक्सन और किसिंजर ने कुछ भद्दा कमेंट भी किया था। और निक्सन ने जानबूझकर इतनी तेज, इतनी ऊंची आवाज़ में बोला था कि इंदिरा गांधी को ये बात सुनाई भी दे। बड़ी अपमानजनक बात बोली थी। खैर, भारत का उद्देश्य उससे बड़ा था और कूटनीतिक रूप से अब भारत अकेला भी नहीं था। सेना तैयार थी, मुक्ति वाहिनी जमीन पर सक्रिय थी और हमेशा की तरह पाकिस्तान ने एक गलती कर दी। पाकिस्तान ने जिस देश को आज तक मान्यता नहीं दी है उससे युद्ध की रणनीति सीखने की कोशिश की। मैं बात कर रहा हूं इजराइल की। इजराइल एक ऐसा देश था जो चारों तरफ मुस्लिम राष्ट्रों से घिरा हुआ था। जो आज का इजराइल है इससे ज़्यादा बुरी हाल में था। 1966 में अरब ने इजराइल पर अटैक करने का फैसला किया था। बिल्कुल क्लियर था कि इजराइल पर बड़े जल्दी ही अटैक होने वाला है। लेकिन इजराइल ने अरब से पहले खुद ही उनके ऊपर अटैक कर दिया और पहले ही अटैक करके एक निर्णायक बढ़त हासिल कर ली। पहले ही वार करके एक निर्णायक बढ़त हासिल कर लेना, इससे एक अच्छी रणनीति मानी गई। पाकिस्तान ने भी ऐसा ही करना चाहा। 3 दिसंबर 1971 इंदिरा गांधी कोलकाता में। शाम को एक रैली का प्लान था। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी उस समय रैली में ही थी। तभी उनको सूचना मिलती है कि पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर पटियाला, जम्मू, अमृतसर, आगरा इस क्षेत्र में हवाई हमला कर दिया है। ऑपरेशन चंगेज खान, यही नाम दिया था पाकिस्तान ने अपने सैन्य ऑपरेशन का। इंदिरा गांधी अपनी रैली छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना होती हैं, लेकिन पूरे दिल्ली में रात के समय ब्लैकआउट कर दिया गया था। उनकी फ्लाइट दिल्ली के बजाय लखनऊ में लैंड होती है। लखनऊ से किसी तरीके से वो मैनेज करती हैं, आती हैं दिल्ली। दिल्ली देर रात पहुंचने के बाद तुरंत उन्होंने कैबिनेट मीटिंग की और राष्ट्र को संबोधित किया। Pakistan launched a full-scale war against us. The Pakistan Air Force suddenly struck at our airfields in Amritsar, Pathankot, Srinagar, Avantipur, Uttarlai, Jodhpur, Ambala and Agra. राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहती हैं, आज पाकिस्तान ने हम पर युद्ध थोप दिया है। अब यह आधिकारिक युद्ध था इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। अगली तारीख 4 दिसंबर 1971, वक्त देर रात। जैसलमेर सेक्टर का छोटा सा पोस्ट लोंगेवाला। यह वही लड़ाई है जिसे इतिहास बैटल ऑफ लोंगेवाला के नाम से जानता है। पोस्ट पर हमारे तैनात थे 120 सैनिक। कमांड संभाले हुए थे सरदार कुलदीप सिंह चांदपुरी। उधर से पाकिस्तान ने हमला किया 60 से अधिक टैंक और करीब 5000 सैनिकों के साथ, और हमारे कुल 120 सैनिक। कमांडर चांदपुरी ने हेडक्वार्टर संपर्क किया। जवाब आया, अभी रात है, वायुसेना मदद नहीं कर पाएगी। उस समय की जेट फ्लाइट नाइट स्ट्राइक के लिए इतनी इक्विप्ड नहीं थी, रात में उड़ानें नहीं भर पाती थी। हेडक्वार्टर से चांदपुरी साहब को कहा गया कि पीछे हट जाइए, सुबह होगी हम देख लेंगे। चांदपुरी ने पीछे हटने से मना कर दिया और कहा, मर जावा लेकिन पाकिस्तानियों को अंदर घुसने नहीं देंगे।
उन्होंने अपने जवानों से कहा, चिड़िया नू मैं बाज लड़ावा, गीदड़ नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से 1 लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम धरावा। गुरु गोविंद सिंह की पंक्तियों के साथ उनका संदेश बिल्कुल साफ था। संख्या नहीं, हौसला लड़ता है। टैंक से ज्यादा जज्बा दिलों में होता है। दुश्मन के 5000 सैनिक और 50 से अधिक टैंकों के सामने हमारे मात्र 120 सैनिक, 10-15 एंटी टैंक मिसाइल, कुछ रॉकेट लॉन्चर और सीमित गोला बारूद। मतलब टैंक को रोकने के लिए हमारी सेना के पास मोर्चे पर कुछ भी नहीं था। चाँद साहब ने हौसले के साथ साथ जबरदस्त बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, माइंस को सीमा पर बिछा दिया। लेकिन असली दांव तो इसके बाद खिला। माइंस तो सिर्फ हमारे पास थे 10 से 12, उसके पीछे जवानों के पास खाने वाले जो टिफिन थे, 100-120 टिफिन जो थे, उसमें बालू कंकड़ भरकर उसे पैक करके जमीन में गाड़ दिया। जब पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़े, पहला टैंक उड़ा धड़ाम, दूसरा भी धड़ाम, तीसरा भी, और लगातार जब 4-5 टैंक नष्ट हुए तो पाकिस्तानी सेना को लगा पूरे क्षेत्र में माइंस बिछी हुई है। उन्होंने सैन्य इंजीनियर बुलाए और रात भर माइंस खोजते रहे। लेकिन मिला क्या? टिफिन। एक एक कर टिफिन खोदकर पाकिस्तानी सैनिक इंजीनियर निकालते रहे, लेकिन जल्दबाजी और रात होने के कारण उन्होंने टिफिन को खोलना उचित नहीं समझा, उसे निकालकर हटाकर किनारे करते गए। रात इसी भ्रम में गुजर गई। पाकिस्तानी सेना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई। सुबह होते ही जोधपुर एयरबेस से हंटर विमान उड़े। रेगिस्तान के खुले मैदान में खड़े पाकिस्तानी टैंक बिल्कुल एक लाइन से, मतलब हमारे जेट विमानों के लिए बिल्कुल आसान लक्ष्य। एक एक कर सारे टैंक आसमान से उड़ाने में बहुत आसान। पाकिस्तानी सेना को भयंकर नुकसान हुआ। उनका यह हमला पूरी तरह विफल हुआ। ज्यादातर सैनिक मारे गए, कई सारे भाग गए। वो सारे टैंक, उसमें से कुछ टैंक आज भी हमारे कब्जे में रखे हुए हैं। अब जैसलमेर का मोर्चा बच गया। लोंगेवाला की रात पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान के इरादे तोड़ दिए थे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। 4 और 5 दिसंबर 1971 की रात भारतीय नौसेना ने अरब सागर में इतिहास रच दिया। ऑपरेशन ट्राइडेंट, इसके बाद ऑपरेशन पाइथन के तहत कराची बंदरगाह पर जबरदस्त हमला किया गया। पाकिस्तान के तेल भंडार जल उठे, जहाज ध्वस्त हुए। कराची का बंदरगाह जो उनकी जीवन रेखा थी, आग की लपटों में झुलस गई। कहा जाता है कि कई दिनों तक वहां की आग जो है जलती रही। इधर फैसला कर लिया गया था, अब ये युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ा जाएगा। भारतीय वायुसेना भी पूरी ताकत से सक्रिय हो चुकी थी। 1971 के युद्ध में भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के कई प्रमुख एयरबेसों का निशाना बनाया। सरगोथा, मियांवाली, मसूर, आचा कराची, रफीकी, सोरकोट, चंदर और चकला। लगातार हवाई हमलों से पाकिस्तान की वायु क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया और उनके रनवे भी ध्वस्त कर दिए गए। हैंगर भी तबाह हुए। कई लड़ाकू विमान जमीन पर ही नष्ट कर दिए गए थे। अब पश्चिमी सीमा पर आसमान में पर पूरी तरह भारतीय नियंत्रण था। पश्चिमी सीमा पूरी तरह हमारे कब्जे में और अब शांत थी। इधर पूर्वी मोर्चे पर ढाका की घेराबंदी तेज हो रही थी। पूरा पूर्वी मोर्चा बिजली की गति से बदल रहा था। भारतीय सेना और मुक्त वाहिनी संयुक्त रूप से आगे बढ़ रही थी। पूर्व में थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की कमान और पश्चिमी पाकिस्तान कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी, जो कि धीरे धीरे घिरते जा रहे थे। ढाका एक किले में बदल चुका था, अब चारों ओर से कट चुका था ढाका। शहर में चर्चा थी कि भारतीय सेना शहर के बाहर है और मुक्त वाहिनी अंदर घुस चुकी है। ढाका में पाकिस्तानी सेना के पास न रसद, न मनोबल, न विकल्प। जमीनी स्तर से पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिम की तरफ से कोई मदद मिलने से नहीं। दोनों पाकिस्तान के बीच में, पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान के बीच में 1600 किलोमीटर की दूरी, बीच में भारत। हवाई मदद का सवाल ही नहीं पैदा होता था। अब बची थी समुद्री सीमा। वहां की भी घेरेबंदी भारत ने जबरदस्त कर रखी थी। बंगाल की खाड़ी में भारत ने उतार दिया अपना जबरदस्त समुद्री बेड़ा INS विक्रांत। यानी अब पूर्वी पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका था। लेकिन दोस्तों, कहानी में फिर ट्विस्ट। पाकिस्तान के पास था PNS गाजी, एक जबरदस्त पनडुब्बी अमेरिका द्वारा दिया गया था, जो समुद्र में पानी के नीचे चलती थी और जिसके पोजीशन का आकलन कर पाना उस समय लगभग असंभव था। PNS गाजी को अगर कोई ध्वस्त कर सकता था तो वह था INS राजपूत,
लेकिन विशाखापट्टनम में उसकी मरम्मत हो रही थी, उसमें खराबी आ गई थी, मूव नहीं कर सकता था। यानी एक बार फिर हमारे हाथ बंध गए थे, लेकिन हमारे हाथ बंधे थे, दिमाग नहीं। आईएनएस विक्रांत पर खतरा मंडराने लगा था और उस पर खतरा एक अपूरणीय नुकसान, बहुत बड़ी क्षति हमारे लिए हो जाती। लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, सिर्फ सुविधाओं से नहीं लड़े जाते हैं। शौर्य कौशल के साथ साथ बौद्धिक स्तर पर भी लड़ाई होती है। आईएनएस विक्रांत को अंडमान की खाड़ी में एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन लेकर रख दी गई और यह अफवाह उड़ाई गई कि आईएनएस विक्रांत को विशाखापट्टनम लेकर लाया जा रहा है। इसके लिए विशाखापट्टनम की बाजार में बहुत बड़े पैमाने में टनों में अनाज, सब्जी आदि का ऑर्डर दिया जाने लगा। कहा जाता है कि 10,000 अंडों का ऑर्डर दिया गया था। मार्केट में हर तरफ बात फैल गई कि आईएनएस विक्रांत हमारे समुद्र तट पर खड़ा है और वहां पर इन सब चीज़ों की आपूर्ति करनी है। पाकिस्तानी जासूस इस अफवाह में फंस गए और उन्होंने अपने आला कमान को सूचित किया कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम में है। और गाजी जो उधर कराची से निकला था, विशाखापट्टनम की तरफ मुड़ गया, जहां उसका इंतजार कर रहा था हमारा आईएनएस राजपूत। इतिहास में एक राजपूत राणा प्रताप को हमने देखा था, एक राणा सांगा को भी देखा था। एक हाथ, एक पैर, एक आंख खो देने के बाद भी युद्ध लड़ते रहे और अब बारी थी एक नए राजपूत की, आईएनएस राजपूत। नाम ही काफ़ी है, जो चल तो नहीं सकता था लेकिन मार तो सकता ही था और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया। पीएनएस गाजी विशाखापट्टनम के नज़दीक जैसे ही आईएनएस राजपूत की रेंज में आया, उसे वहीं समुद्र में ही आईएनएस राजपूत ने दफन कर दिया। जो समुद्र की गहराइयों में गोता लगाते हुए आईएनएस विक्रांत को ढूंढते हुए आया था, अब हिंद महासागर में खुद ही अपना अस्तित्व खो दिया। यह खबर अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन तक पहुंची। जल भून उठे, नहीं का दिया हुआ गिफ्ट था। अब अमेरिका के लिए इज्जत का सवाल था। उनका सबसे शक्तिशाली माने जाने वाला पनडुब्बी को भारत ने पानी पिला दिया था। तिलमिलाया हुआ अमेरिका ब्रिटेन के साथ मिलकर भारत को घेरने की रणनीति बनाने लगा। अरब सागर में इंग्लैंड ने अपनी पनडुब्बी उतारी और बंगाल की खाड़ी में अमेरिका से निकला 7वां बेड़ा, 7th फ्लीट, हिंद महासागर की तरफ रवाना हुआ। उनका 7वां बेड़ा, अमेरिका का 7वां बेड़ा बहुत ही शक्तिशाली बेड़ा था, परमाणु बम से भी लैस था और इस बेड़े के साथ कई सारी पनडुब्बियाँ, एयर जेट्स भी तैनात थे। यह सिर्फ अमेरिका का एक नौसैनिक मूवमेंट नहीं था, यह संदेश था भारत के विध्वंस का। लेकिन भारत अब अकेला नहीं था। भारत ने तुरंत संपर्क साधा मॉस्को से। मॉस्को में सोवियत संघ ने अपने परमाणु सुसज्जित पनडुब्बियों और युद्धपोतों को रवाना किया। सोवियत नेवी ने अपनी 40th फ्लीट को हिंद महासागर श्रीलंका के पास लाकर खड़ा कर दिया। जब तक अमेरिका अपने यहाँ से उनका 7th फ्लीट भारत की बंगाल की खाड़ी तक पहुँचता, काफ़ी लंबा दूरी था वो, तब तक सोवियत संघ पहुँच गया। इतिहासकार बताते हैं कि दोनों महाशक्तियों के जहाज हिंद महासागर में बिल्कुल आमने सामने आ गए थे। यह सिर्फ अब भारत पाकिस्तान युद्ध नहीं रह गया। और इधर ढाका में 15 दिसंबर को भारतीय सेना ने पश्चिमी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी को और उनके गवर्नर को सरेंडर करने के लिए बोल दिया। भारत ने इनको पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लिया था। उन्होंने अभी विचार करने के लिए वक्त माना, सरेंडर करने से इनकार कर दिया। दोपहर में वो दोनों लंच करने के लिए अपने आवास से बाहर निकले और वहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर उनकी कैंटीन थी। वहीं पे कैंटीन में बैठ के सोचे कि लंच कर लेंगे और कुछ स्ट्रेटजिक बातें भी कर लेंगे। तभी भारतीय सेना ने, भारतीय एयरफोर्स ने उनके आवास के चारों तरफ इतने बम गिराए कि कहा जाता है कि इंसान क्या, वहाँ के कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे भी नहीं बचे। फिर गवर्नर साहब को सूचित किया कि हमें मालूम है कि आप घर में नहीं हैं, इसीलिए हमने घर पर बम गिराए हैं। हम चाहते तो कैंटीन पर भी गिरा सकते थे। इसके बाद अब नियाजी के पास कोई भी चारा नहीं बचा। 16 दिसंबर पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया। तो ब्रिटेन ने भी अमेरिका को मैसेज दिया, नाउ इट्स टू लेट। 16 दिसंबर 1971 दोपहर 4:31, स्थान रेस कोर्स मैदान। A.K. नियाजी आगे बढ़े। सामने थे जगजीत सिंह अरोड़ा। कलम चली,
93,000 सैनिकों का हुआ आत्मसमर्पण। इतिहास का सबसे बड़ा सार्वजनिक सैन्य समर्पण। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज भी यह तारीख दर्ज है। उस क्षण सिर्फ ये एक युद्ध नहीं खत्म हुआ था, एक राष्ट्र जन्मा था। यह जीत टैंकों की नहीं थी, यह जीत समय पर लिए गए निर्णयों की थी। यह जीत सिर्फ गोलियों की नहीं थी, यह जीत उस विश्वास की थी कि अन्याय अस्थायी नहीं होता है। 25 मार्च की अंधेरी रात से 16 दिसंबर की दोपहर तक इतिहास ने देखा कि जब जनता उठ खड़ा होती है तो नक्शे बदल जाया करते हैं देशों के। इधर दिल्ली में पार्लियामेंट सेशन चल रहा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्वयं संसद में आई और घोषणा की कि ढाका अब स्वतंत्र देश की राजधानी बन चुका है। सदन तालियों से गूंज उठा। लोगों ने एक दूसरे को बधाई देते हुए कहा कि बधाई हो, बांग्लादेश पैदा हुआ है। तो दोस्तों, यह कहानी थी बांग्लादेश के बनने की। कहानी थोड़ी लंबी हो गई है, आगे की कहानी अब अगले सीरीज में। बांग्लादेश बनने के बाद क्या हुआ, मुजीबुर रहमान का क्या हुआ, पाकिस्तान से वो वापस आए या नहीं आए, कैसे आए, अगर आए तो, और फिर उनके परिवार में या उनकी कैसे मौत हुई, सिर्फ शेख हसीना ही कैसे उनके परिवार में बच गई, बांग्लादेश का राष्ट्रध्वज कैसे चुना गया, कैसे वहाँ राष्ट्रगान फाइनल हुआ, ये सब को मिलाकर अभी तक जो अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले जो चुनाव संपन्न हुआ है, वहाँ तक की सारी कहानी अगले पार्ट में, बांग्लादेश पार्ट 2 में। मैं आर सिंह बिसेन को अब इजाज़त दीजिए। उम्मीद है इतिहास के यह पन्ने आपको पसंद आए होंगे। इसको लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करना न भूलें। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर न्यूज़ पर व्यूज़ विद बिसेन। नमस्कार।